अच्छा, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट जिस तरह से आपको पता है आजकल के एंगुलर का दौर है, रिएक्ट का दौर है। ठीक है, और उसके साथ हम टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, देखो जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट के बारे में सुनते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है हमारे पास, जो कि टाइपस्क्रिप्ट से पहले के यूज हो रही है, ठीक है, वो हमारे माइंड में आती है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि जावास्क्रिप्ट का दौर खत्म हो चुका है और अब टाइपस्क्रिप्ट का दौर आ चुका है, तो आपने मेरी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानना। क्यों? उसकी वजह, क्योंकि भाई देखो जावास्क्रिप्ट का दौर तो रहेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेस डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट तो कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर ये टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, ये एक टाइपस्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है ये क्यों आई है? भाई देखो टाइपस्क्रिप्ट खुद भी एक जावास्क्रिप्ट ही कहलाती है। ठीक है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट के यूजर्स हैं वो इजीली टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर स्विच हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टाइपस्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको आप जावास्क्रिप्ट का बड़ा भाई कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो फीचर्स हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं मिलते वो चीजें हमें टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट भी हमें टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मिल जाती है और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं मिलते थे, वो सब हमें टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम आज कवर करेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट क्या बता रहा है, टाइपस्क्रिप्ट इज अ टाइप सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट कंपाइल्स टू प्लेन जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई, देखो इसका मतलब यहाँ पे पहले पॉइंट के अंदर बेसिकली दो पॉइंट आपको समझा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या समझा रहा है, टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब आप टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट का एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो। ठीक है, मतलब आप इस तरह से समझ लो कि जावास्क्रिप्ट को और ज्यादा इनहेंस करके टाइपस्क्रिप्ट बना दी गई है। ठीक है, इसका मतलब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, प्लस एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स भी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपको मिलेंगे जो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं मिलते। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे कह रहा है दैट कंपाइल्स टू प्लेन जावास्क्रिप्ट। भाई इसका मतलब है, भाई देखो एक बात आपके माइंड में अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वो क्या है कि हमारा जो ब्राउजर होता है वो HTML CSS और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को ही समझ सकता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ब्राउजर हो, ठीक है, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, वो हमारा ब्राउजर डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझ सकता। इसका मतलब टाइपस्क्रिप्ट की जो भी फाइल होती है, जब हम उसे अपने ब्राउजर पे रेंडर करवाते हैं तो उससे पहले हमें अपने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, तब जाके हमें टाइपस्क्रिप्ट के कोड का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपके माइंड में होना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, टाइपस्क्रिप्ट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विद क्लासेस, इंटरफेसेस एंड स्टैटिकली टाइप लाइक C# और जावा। ठीक है भाई, देखो इसका मतलब है टाइपस्क्रिप्ट जो है आपके पास वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, जबकि जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के साथ ऑब्जेक्ट्स तो थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन जो ऊप लैंग्वेज के प्योर फीचर्स होते हैं, जिस तरह से आपके पास पिलर्स होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, जेनेरिक्स होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं मिलती। यही वजह है कि जावास्क्रिप्ट के बाद जो लैंग्वेज आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होती है वो है टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, देखो टाइपस्क्रिप्ट को लोग एक अलग से लैंग्वेज मानते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट एक अलग से लैंग्वेज नहीं है। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो इंटरनली आप जावास्क्रिप्ट ही यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट का दौर खत्म हो गया, अब टाइपस्क्रिप्ट का दौर आ चुका है। ऐसा कोई नहीं है, जो जो टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्रामर्स हैं वह जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर्स भी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो देखो जिस तरह से हमारे पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C# है, जावा है, आपको पता है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह जो फीचर्स आपको C# जावा में मिलते हैं ऊप के, ठीक है, वो सारे आपको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी मिलते हैं। जिस तरह से इंटरफेसेस हो गया, क्लासेस हो गया, जेनेरिक्स हो गई, और भी बहुत सारी चीजें आपको
टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा है जिसका नाम है स्टैटिकली टाइप्ड, ठीक है। मतलब टाइपस्क्रिप्ट क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड है, किसकी तरह, सी शार्प और जावा की तरह। भाई देखो, स्टैटिकली टाइप को हम स्ट्रांगली टाइप से भी समझते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, स्ट्रांगली टाइप्ड होती हैं और लूजली टाइप्ड होती हैं। अगर मैं सबसे पहले इसका डिफरेंस आपको समझाऊं, ठीक है। देखो, मैंने क्या बताया कि हमारे पास दो टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। अगर मैं सबसे पहली लैंग्वेज की बात करूं, उसे हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप, ठीक है, स्ट्रांगली टाइप भी हम कहते हैं, ठीक है। और इसको हम स्टैटिक टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके दो नाम है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज भी आप कहते हो, स्टैटिक टाइप भी आप लैंग्वेज कहते हो। फिर दूसरी हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं लूजली टाइप, और उसको कुछ लोग वीक टाइप भी कहते हैं, ठीक है, वीक टाइप लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्ट्रांगली टाइप जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाती हैं, तो उसके अंदर आ जाती है आपके पास ये सी शार्प आ जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सी शार्प से पहले चला जाऊं तो आपके पास सी हो गया, ठीक है, सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है, सी शार्प, फिर ये जावा एक्सेट्रा, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपके पास स्ट्रांगली टाइप में आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लूजली टाइप या वीकली टाइप में, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, इसके अंदर हमारे पास जिस तरह से देखो जावास्क्रिप्ट आ जाती है, ठीक है, और पीएचपी आ जाती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे पास लूजली टाइप के अंदर आती है, ठीक है। तो देखो, अक्सर स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप का नहीं पता होता, ठीक है। मतलब स्टैटिक टाइप और वीक टाइप का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, इसलिए उनको टाइपस्क्रिप्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रांगली टाइप के अंदर क्या होता है, भाई देखो, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस के अंदर जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको उसकी डेटा टाइप लाजमी डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, ठीक है, और इसका मैं नाम रखता हूँ num1, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 20, ठीक है। तो देखो, जब भी आप इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि सी हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, जावा हो, उन सब के अंदर हम इसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, लाजमी करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने num1 की डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी कि भाई ये इंटीजर है, तो इसका मतलब मुझे लाजमी अब इसके अंदर कोई नंबर ही स्टोर करना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कोई स्ट्रिंग पास करने की कोशिश करूंगा तो हमें कंपाइल टाइम एरर देगा, ठीक है। तो आपके पास टाइपस्क्रिप्ट भी कौन सी मतलब कैटेगरी के अंदर आता है, टाइपस्क्रिप्ट भी आपके पास इसी कैटेगरी के अंदर आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। तो मतलब अगर आपने यहाँ पे इंटीजर स्पेसिफाई कर दिया तो आपको लाजमी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लूजली टाइप मतलब वीक टाइप के अंदर, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। अच्छा, लूजली की हम स्पेलिंग ठीक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लूजली टाइप कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, जिस तरह से जावास्क्रिप्ट हो गई, पीएचपी हो गई, ठीक है। भाई देखो, इसको मैं लूजली टाइप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम लूजली टाइप लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं तो हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ फॉर एग्जांपल 20। अब देखो, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा है a, मैंने यहाँ पे कहीं भी डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं की। इसका मतलब है कि इस a वेरिएबल के अंदर मैं किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकता था। मतलब मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकता था, मैं स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल वगैरह जो जिस डेटा टाइप का चाहे डेटा स्टोर कर सकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं होती। और पीएचपी के अंदर भी हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। हम वॉर की जगह क्या स्पेसिफाई करते हैं, डॉलर का साइन स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यों टाइपस्क्रिप्ट को स्ट्रांगली टाइप या स्टैटिक टाइप कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, द पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंगुलर 2.0 इज रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसको आप एंगुलर के नाम से जानते हो, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे तो एंगुलर 2 आपको दिखा रहा है, लेकिन आपको पता है कि भाई एंगुलर 9, 10 और इससे भी आगे के वर्जन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब
अगर आपको एंगुलर पे काम करना है तो आपको टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए, और इसके टाइपस्क्रिप्ट के जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं, ठीक है, स्ट्रांगली टाइप के फीचर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सिर्फ एंगुलर की बात नहीं है, अगर आप रिएक्ट के ऊपर जाओ, ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट यूज की जा रही है। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट का एक बहुत अच्छा आपके पास एक फीचर है, ठीक है, जिसको हम ऊप कहते हैं। ठीक है, और जब भी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना उसके अंदर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, और यही मसला है कि जावास्क्रिप्ट ऊप के फीचर्स को लैक करती थी, मतलब ऊप के फीचर्स की कमी थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इस गैप को फुलफिल किया किसने? टाइपस्क्रिप्ट ने। फिर देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, मास्टरिंग टाइपस्क्रिप्ट कैन हेल्प प्रोग्रामर्स टू राइट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स and have them compile to JavaScript both on server side and client side। अब देखो TypeScript का एक ये बहुत जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है, मतलब देखो जावास्क्रिप्ट को हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं ना, इसका मतलब उसके अंदर उसका जितना भी कोड है वो क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसका मतलब भाई अगर कोई ऐसा काम है मेरे पास जो मैं चाह रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही मुझे अपने सर्वर साइड, मतलब सर्वर से अगर मुझे कम्युनिकेशन करनी है वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो मैं वहां पे प्लेन जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं कर सकता था। वहां पे इस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है टाइपस्क्रिप्ट का, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट इजीली क्या कर सकता है, सर्वर साइड कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता है, जो कि जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो टाइपस्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट ही है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी है, सर्वर साइड भी है। क्यों है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बाद जब टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, नोड.जेएस का कॉन्सेप्ट आया था, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट अब सर्वर साइड लैंग्वेज भी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको सर्वर साइड का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आपको टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोग्रामर्स कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड विल फाइंड इट इजी टू यूज टाइपस्क्रिप्ट। इसका मतलब जो प्रोग्रामर्स ऊप के एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, उनके लिए टाइपस्क्रिप्ट को सीखना बहुत ज्यादा आसान होगा। क्यों? उसकी वजह, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट आपके पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और जितने भी ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स समझना है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं, तो सिर्फ सिंटैक्स समझने के बाद यू आर रेडी टू गो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, with the knowledge of TypeScript they can build web application much faster as TypeScript has good tooling support। ठीक है, इसका मतलब भाई देखो अगर आपको TypeScript की नॉलेज होती है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप TypeScript को यूज करके वेब एप्लीकेशन बिल्डअप करते हो, तो एक तो वो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। क्यों? उसकी वजह, क्योंकि TypeScript के अंदर टूल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब TypeScript की जो टूलिंग सपोर्ट है, मतलब इसके अंदर जो टूल्स होते हैं TypeScript के अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसके थ्रू हम अपनी वेब एप्लीकेशंस को फास्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है। फिर देखो TypeScript इज एन ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। भाई इसका मतलब है TypeScript का सहरा भी किसको जाता है? माइक्रोसॉफ्ट को जाता है, बिल गेट्स को जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो माइक्रोसॉफ्ट ने ना एक बहुत अच्छी चीज सीख ली है, ठीक है, जो कि पहले उन्होंने नहीं सीखी थी। वो क्या चीज है कि भाई देखो माइक्रोसॉफ्ट पहले ऐसे प्रोडक्ट बनाता था जो ओपन सोर्स नहीं होते थे, ठीक है, मतलब क्लोज सोर्स होते थे। सही है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया कि भाई ओपन सोर्स का जो दौर है वो आने वाला है, और वो आ चुका है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट को अपनी मेंटालिटी ये बदलनी पड़ गई है कि भाई क्लोज सोर्स चीजें अब काम में नहीं आएंगी, अब ओपन सोर्स ही चीजें चलेंगी। यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो .NET कोर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है .NET कोर, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट भी यहाँ पे क्या है, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसका मतलब इसको डाउनलोड करना, इसको यूज करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है, और इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, मतलब इसका जो सोर्स कोड है वो आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो डेवलप किसने किया? अगर कंपनी की बात की जाए तो वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब जिसने डेवलप किया है और मेंटेन किया है। लेकिन आगे जाके मैं अभी बताऊंगा कि एक ऐसा पर्सन है जिसने इस लैंग्वेज को डेवलप किया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो प्री रेक्विजिट्स का मतलब कि टाइपस्क्रिप्ट को समझने से पहले आपको किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो you should have a good understanding of OOP concepts। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है
कि आपको ऊप कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आपने कोई एक लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी हुई है तो आप इजीली टाइपस्क्रिप्ट को समझ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऊप के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो, अगर आपको ऊप के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ऊप के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर आपको ऊप के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते फिर भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, बेसिक जावास्क्रिप्ट। देखो, आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, दो चीजें आनी चाहिए, ऊप के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है। टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि भाई आप इस सीरीज से फायदा उठाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा उठाओ, तो आपको ऊप के कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए और जावास्क्रिप्ट भी आने चाहिए। मतलब बिगिनर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए इन दो कॉन्सेप्ट्स की, ऊप की और जावास्क्रिप्ट की। लेकिन भाई मैं कहता हूं कि अगर आपको इन दोनों के कॉन्सेप्ट नहीं है तब भी आप टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर हमारी ये सीरीज देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब कुछ टाइपस्क्रिप्ट के ओवरव्यू की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, जावास्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ लैंग्वेज फॉर द क्लाइंट साइड। देखो, हम सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि एक क्लाइंट साइड एज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, second point, the development of Node.js has marked JavaScript as an emerging server side technology too, ठीक है। मतलब देखो, जब Node.js का कॉन्सेप्ट आया था तो JavaScript ने सर्वर साइड कम्युनिकेशन भी अपने अंदर ले ली थी, ठीक है। इसका मतलब सर्वर साइड का जो भी काम है वो हम JavaScript के थ्रू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास आ गई है, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट खुद एक जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसलिए जावास्क्रिप्ट को अब सर्वर साइड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, हाउएवर एज जावास्क्रिप्ट कोड ग्रोज it tends to get messier, making it difficult to maintain and reuse the code, ठीक है। भाई देखो, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भाई देखो, जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया था कि भाई हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू सर्वर साइड कम्युनिकेशन करनी है, मतलब सर्वर पे डेटा भेजना है, वहां से डेटा फेच करना है, तो जावास्क्रिप्ट वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके, ठीक है, अपनी कोडिंग को बेहतर बनाया, ठीक है, और वो चाह रहे थे कि भाई जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम सर्वर साइड कम्युनिकेशन भी कर सकें। लेकिन जावास्क्रिप्ट जब सर्वर साइड कम्युनिकेशन के लिए कोड लिख रहा था, ठीक है, मतलब कोड को ग्रो कर रहा था, तो एक टाइम ऐसा आया कि वो जो कोड था वो बहुत ज्यादा हैवी हो गया, मेसी हो गया, और उसको रीयूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि जावास्क्रिप्ट को यूज करना एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो यही वजह है कि जावास्क्रिप्ट को फिर वहीं पे रोक दिया गया, ठीक है, और फिर टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट जब आया, उसके अंदर ये जो सर्वर साइड कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा आसान हो गई, बहुत ज्यादा इजी हो गई, ठीक है। और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के जितने भी फीचर्स थे वो भी उन्होंने डाल दिए, ठीक है। इसका मतलब टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास सुपर सेट है किसका, जावास्क्रिप्ट का, प्लस एडिशनल फीचर्स, कि भाई टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, सारी लाइब्रेरीज आ गई, और जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो उन्होंने डाल के उस लैंग्वेज को नाम क्या दे दिया, टाइपस्क्रिप्ट दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मोर ओवर इट्स फेलियर टू इम्प्रेस the features of object orientation, strong type checking and compile time error checks prevents JavaScript from succeeding at the enterprise level as a full-fledged server-side technology। भाई देखो जब भी हम कोई एप्लीकेशन एंटरप्राइज लेवल पे बनाते हैं ना, मतलब एक बड़े पैमाने पे, एक बड़े स्केल पे जब हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट के पास ऐसे फीचर्स नहीं थे जो कि हमें एक एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना के दे सकते थे, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप की चीजें नहीं थी, स्ट्रांगली टाइप चेकिंग नहीं थी, कंपाइलर नहीं था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर को यूज करता है, कंपाइलर को यूज नहीं करता, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रांग टाइप चेकिंग मतलब स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, और फिर कंपाइलर, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के पास नहीं थी, ठीक है। यही वजह है कि अगर हमें एक एंटरप्राइज लेवल की, एक बड़े लेवल की एप्लीकेशन बनानी है तो वहां पे जावास्क्रिप्ट को यूज करना एक सरदर्द बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रांगली टाइप और कंपाइलर, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि एक बड़े लेवल की एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जरूरत होती है।
फिर यहाँ पे देखो, जब जावास्क्रिप्ट इन सारी मेन फीचर्स को लैग कर रहा था, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मेन फीचर्स की कमी थी, इसी को फुलफिल किसने किया? टाइपस्क्रिप्ट ने। मतलब जो गैप आ रहा था सर्वर साइड कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए, वो गैप भी आपके पास टाइपस्क्रिप्ट ने फिल कर लिया। ठीक है, तो एक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब देखो भाई, देखो टाइपस्क्रिप्ट की जो डेफिनेशन होती है ना, वो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाय डेफिनेशन टाइपस्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट फॉर एप्लीकेशन स्केल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब टाइपस्क्रिप्ट खुद एक जावास्क्रिप्ट है जो कि हम बड़ी एप्लीकेशन, मतलब एंटरप्राइज लेवल की जो एप्लीकेशन होती हैं, वो डेवलप करने के लिए हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। फिर देखो सेकंड पॉइंट, अब देखो सेकंड पॉइंट वही चीज आपको बता रहा है, और ये तीनों चीजें बार बार टाइपस्क्रिप्ट के साथ आती रहेंगी, ये याद रख लो आप। ठीक है, एक तो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और कंपाइल्ड लैंग्वेज है, मतलब कंपाइलर यूज होता है। ये तीनों चीजें अगर एक टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्रामर को पता है, ठीक है, तो अगर आप कहीं टाइपस्क्रिप्ट की जॉब के लिए जा रहे हो और आपको ये तीनों चीजें टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पता है, तो आपको वो जॉब मिलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, इन लार्ज एप्लीकेशंस वी नीड टू कम्युनिकेट विद सर्वर, इन दिस सिचुएशन जावास्क्रिप्ट इज वे बिहाइंड। देखो वही बात आ गई कि जो लार्ज एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, बड़ी एप्लीकेशन होती हैं, एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं, वहां पे लाजमी हमें सर्वर के साथ कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पीछे है। ठीक है, यही वजह है कि टाइपस्क्रिप्ट मैदान में आई। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इट वाज डिजाइन्ड बाय एंडर्स हेल्सबर्ग, ठीक है, डिजाइनर ऑफ सी शार्प। अब देखो टाइपस्क्रिप्ट का डेवलपर, ठीक है, और सी शार्प का डेवलपर दोनों सेम है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट भी एंडर हेल्सबर्ग ने बनाई और सी शार्प भी एंडर्स हेल्सबर्ग ने बनाई। कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। ठीक है, तभी ये सारा किसके सर जाता है? माइक्रोसॉफ्ट और एंडर्स हेल्सबर्ग के ऊपर जाता है। अब देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट, टाइपस्क्रिप्ट वाज फर्स्ट रिलीज इन अक्टूबर 2012। ठीक है, मतलब 2012 में टाइपस्क्रिप्ट रिलीज हुई थी। और 2012 कौन सा साल था? जिस साल में हमने सुना था कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली थी और टाइपस्क्रिप्ट पैदा होने वाला था। ठीक है, मतलब हो चुका था, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट की फर्स्ट रिलीज कब आई थी? अक्टूबर 2012 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यू कैन से दैट टाइपस्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब अगर ये जो जितनी भी डेफिनेशन हमने टाइपस्क्रिप्ट की पढ़ी है, ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम टाइपस्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो टर्म है ना हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये एक दूसरी लैंग्वेज के साथ भी यूज होती है, और वो लैंग्वेज ऐसी है जो कि जावास्क्रिप्ट को टक्कर देती है। और ये बात सुन के बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ चुका होगा कि वो लैंग्वेज है पाइथन, क्योंकि पाइथन के साथ भी यही टर्म जुड़ी हुई है। मतलब पाइथन को भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि पाइथन को यूज करके भी हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी वही एक टर्म आप जोड़ सकते हो कि टाइपस्क्रिप्ट को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कह सकते हो। जावास्क्रिप्ट को आप इस तरह से नहीं कह सकते थे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऊप के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें नहीं मिलते। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ प्लेन जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट की नहीं। और देखो टाइपस्क्रिप्ट का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? 4.2.4, और ये कब रिलीज हुआ था? ये 9 अप्रैल 2021 को रिलीज हुआ था, मतलब इसी साल में ये 4.2.4 का वर्जन रिलीज हुआ है, जो कि टाइपस्क्रिप्ट का करंट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, टाइपस्क्रिप्ट इज बोथ अ लैंग्वेज एंड अ सेट ऑफ टूल्स। मतलब टाइपस्क्रिप्ट एक लैंग्वेज भी है और सेट ऑफ टूल्स भी है। ठीक है, इसका मतलब टाइपस्क्रिप्ट को आप एज अ लैंग्वेज भी यूज करते हो, और इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको वेब डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा आसानी प्रोवाइड करते हैं। फिर देखो वही पॉइंट, टाइपस्क्रिप्ट इज अ टाइप सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट कंपाइल्ड टू जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब टाइपस्क्रिप्ट क्या है? सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर्स हमें मिलते हैं, प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं। और याद रखना कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर यूज होता है और जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर आपको पता है कि हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और जब हम अपना प्रोग्राम रन कर लेते हैं उसके बाद हमें वो बताता है कि हमारे कोड में एरर है या नहीं है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट चूंकि कंपाइलर है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर यूज होता है, यही वजह है कि हम अपना प्रोग्राम रन करने से पहले पहले
जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं तो तभी हमें कंपाइल टाइम एरर चेकिंग प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है किसका, टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, अब मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बताता हूं, जो कि आप किसी को भी बताओगे तो वो इजीली टाइपस्क्रिप्ट को समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन अदर वर्ड्स टाइपस्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट प्लस सम एडिशनल फीचर्स। मतलब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर्स हैं और प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं मिलते थे। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर को देखकर आपका टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई टाइपस्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आपको एक डार्क ग्रे कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब ये एक समझ लो एक बलून है डार्क ग्रे कलर का, और वो क्या है, टाइपस्क्रिप्ट। मतलब ये जो बड़ा बलून है ये टाइपस्क्रिप्ट है और इसके अंदर जो छोटा बलून है वो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। अक्सर आपने देखे होंगे ऐसे बलून्स कि एक बलून के अंदर दूसरे बलून्स होते हैं, ठीक है। आपने अक्सर बाजार में देखा होगा ये चीजें। तो सेम उसी तरह देखो, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही जावास्क्रिप्ट है। मतलब जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर्स टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है और टाइपस्क्रिप्ट के कुछ अपने भी पर्सनल फीचर्स हैं जो कि हमें जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल भी नहीं मिलते, ठीक है। तो इस फिगर को अगर आप अपने माइंड में बिठा लोगे, टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं भूल सकते। अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, इसको जरा आंख नाक कान खोल के आपने सुनना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्राउजर्स आर नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड टाइपस्क्रिप्ट डायरेक्टली। मतलब जो भी हमारे ब्राउजर्स होते हैं जहां पे हम अपनी वेब एप्लीकेशंस को रन करते हैं, तो जितने भी ब्राउजर्स हैं, भले मॉडर्न ब्राउजर्स हों, वो हमारी टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझ सकते। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्राउजर्स कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस को समझते हैं। इसका मतलब जो हमारे ब्राउजर्स हैं वो टाइपस्क्रिप्ट को डायरेक्टली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, नहीं समझ सकते। इट नीड्स अ कंपाइलर टू कंपाइल द टाइपस्क्रिप्ट फाइल एंड कन्वर्ट इनटू जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब है भाई देखो, अगर हमारा ब्राउजर टाइपस्क्रिप्ट को ही नहीं समझ सकता तो फिर टाइपस्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर पे रन कैसे होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के साथ एक कंपाइलर आता है जिसका क्या काम है कि हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल को जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर कन्वर्ट करना। क्योंकि देखो ये काम करना लाजमी है, टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में आप कन्वर्ट करोगे तभी आपका ब्राउजर आपके टाइपस्क्रिप्ट के कोड को समझेगा। तो देखा आपने, टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट किस में किया जा रहा है, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट ही कहा जाता है, लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे टाइपस्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मुझे कंपाइलर चाहिए, लाजमी चाहिए, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है टाइपस्क्रिप्ट का। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, टाइपस्क्रिप्ट यूजेस TSC। अब ये TSC क्या है, TSC को मैं कह रहा हूँ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि टाइपस्क्रिप्ट कोड को जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। इसका मतलब भाई देखो, जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन क्या रखेंगे, .ts, और जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन क्या होती है आप सबको पता है, .js। इसका मतलब हमें अपनी टाइपस्क्रिप्ट फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। और ये कन्वर्जन हमें कौन करके देगा, हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर, जिसको हम ट्रांसपाइलर भी कहते हैं। क्योंकि वही बात यहाँ पे आ गई कि भाई हमारा ब्राउजर सिर्फ जावास्क्रिप्ट को समझता है, टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझता। तो जब जब आप टाइपस्क्रिप्ट का कोड रन करोगे तब तब आपको अपना कोड टाइपस्क्रिप्ट वाला जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही बात मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो यहाँ पे देखो, हमारे पास एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है जिसकी एक्सटेंशन क्या है, .ts। अब हमें वो कन्वर्ट करनी है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को तो हमारा ब्राउजर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारा ब्राउजर सिर्फ किसको समझता है, जावास्क्रिप्ट को समझता है। तो टाइपस्क्रिप्ट को अगर हमें जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें बीच में चाहिए टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, जिसको हम कहते हैं TSC या ट्रांसपाइलर भी हम कहते हैं। तो इसका मतलब ट्रांसपाइलर या टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का क्या काम है, टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन टाइपस्क्रिप्ट का। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर और भी बात करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। तो अगर आप टाइपस्क्रिप्ट के इस लेक्चर सीरीज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो मेरा चैनल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि टाइपस्क्रिप्ट की जितनी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाएं, ठीक है। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा।
मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।